नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज हम ये पेपर जो है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा हुई थी 2015 में, उसकी प्रथम पाली का यह पेपर है जिसमें हम हिंदी में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पेपर आपका जो होने वाला है लेखपाल का या लेखपाल जो भर्ती आने वाली है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और हमको उनको किस तरीके से हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न से पहले ही यहाँ निर्देश दिए हुए हैं, उनको पढ़िए। निर्देश दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला देखते हैं, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को चोट भी नहीं पहुंचा सकता, तो अपने किसको, विपक्षी, प्रतिरोधी, सहयोगी या शत्रु। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दूसरा प्रश्न है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। अब देखिए क्या रहना चाहिए, ये 4 शब्द दिए हैं। संभवतः आपको इनके अर्थ पता होंगे तो आप इनको आसानी से लगा देंगे, नहीं तो आप देखिए प्रबुद्ध की अगर बात करी जाए तो ज्ञानी व्यक्ति को बोला जाता है प्रबुद्ध, तो वो यहाँ पर प्रबुद्ध रखेंगे हम तो ये हमारा प्रश्न सही नहीं होगा। संबद्ध की बात करी जाए तो संबद्ध का अर्थ होता है जोड़ना या जुड़ा हुआ या लगा हुआ, तो यहाँ पर भी वो सही नहीं बैठेगा। इसके बाद बात करते हैं उद्यत, उद्धत की बात करते हैं, डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में उद्धत दिया हुआ है, उद्धत का अर्थ होता है उग्र। ठीक, तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उग्र रहना चाहिए, नहीं। अब बात करते हैं अपने जो ऑप्शन पर, जो हमारा ऑप्शन है सी सही। इसका अर्थ क्या है, उग्र का अर्थ होता है तैयार होना या कहा जाए प्रस्तुत रहना, तो यहाँ पर ये उद्यत शब्द यहाँ आ जाएगा और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, उद्धत नहीं, उद्यत रहना चाहिए। उद्यत आपका सी ऑप्शन है। उद्यत का अर्थ क्या है, तैयार या प्रस्तुत, और उद्धत का अर्थ है उग्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। ये बहुत सरल प्रश्न है, बहुत लोग जानते भी हैं कि अरविंद कमल का पर्यायवाची है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न दिया है उसके लिए निर्देश है कि प्रश्न संख्या 4 और 5 के वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अर्थात सही वाक्य का। देखिए निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है। निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो कभी कभी उसमें नहीं छुपा होता है और हम समझ नहीं पाते। चलिए देखते हैं जल्दी से। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूरज ब्रजभाषी हैं। तो देखिए इस वाक्य में समस्या क्या है कि जिस प्रकार हमने पहला वाक्य लिखा है उसी प्रकार दूसरा भी होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, दूसरा है तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया कि तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के, यानी कि दोनों ही अवधी में भी करते हैं ब्रजभाषा में, तो ये भी वाक्य गलत है। ठीक, तीसरा है तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक, देखिए वाक्य शुद्धि का सबसे पहला नियम क्या है, तो ये है कि वाक्य के लिए सबसे पहला नियम ये है कि वाक्य जब भी आप बोलें तो वो दूसरे को समझ में आना चाहिए, अर्थात अपने भावों की अभिव्यक्ति आप पूर्ण रूप से अगर कर पा रहे हैं तो वो वाक्य है, अन्यथा वो वाक्य नहीं है। ठीक, एक वाक्य का एक ही अर्थ होना चाहिए, दो अर्थ नहीं होने चाहिए। ठीक, ये सबसे पहला नियम है। तो इसके अनुसार ये चौथे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पांचवें में देखते हैं, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ठीक, यहाँ पर अनुचित शब्द का प्रयोग हुआ है, घोर नहीं होना चाहिए। ठीक, वाक्य के वाक्य सभी सही हैं, घोर भी नहीं होगा, अगाध भी नहीं होगा, निकट भी नहीं होगा, इस यहाँ क्या होगा, घनिष्ठ। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका छठा प्रश्न, राजा सेवक को कंबल देता। अरे ये लाइन वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, असल में इसके बारे में नहीं पूछा है, ये पूछा है सेवकों के बारे में। ठीक, सेवकों के बारे में, ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, कंबल मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, कंबल के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है सेवकों के बारे में। चलिए अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। अब देखिए होता क्या है, हम सामान्य तौर पर कारक पढ़ते हैं तो बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि कारक विभक्ति देखो और कारक लगा दो।
तो कारक विभक्ति इसमें को आ रही है, लेकिन यह कर्म कारक नहीं है। वैसे तो को विभक्ति कर्म कारक में आती है, लेकिन जब भी देना क्रिया अगर आए तो आप समझिए कि को विभक्ति का प्रयोग सदैव संप्रदान के लिए हो रहा है। ठीक है, तो राजक सेवक के लिए कंबल देता है, ये इसका शुद्ध रूप है। तो सेवक के लिए देता है तो फिर क्या हो गया, संप्रदान कारक। बात यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 व 8 को देखते हैं। पहले मैं ऊपर कर लूँ थोड़ा। ये जो दिए हैं वो आपके मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ हैं। इनके सही अर्थ को चुनकर लिखना है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा नोचे मतलब क्रोध प्रकट करना। तो क्रोध देखिए किसमें दिया है, एक इसमें दिया है, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, ऐसा हो नहीं सकता। तो किसी बात पर शर्मिंदा होकर, तो खिसियाते कब में, जब हम शर्मिंदा हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चिढ़ती। काठ माने क्या होता है, काठ माने होता है लकड़ी। ठीक, यानी कि आपने किसी से हांडी मांगी। इसको देखिए अर्थ के अनुसार बता रहा हूँ। मुहावरे लोकोक्ति पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इनको समझ लोगे आप अच्छी तरीके से तो आप इनको आसानी से कर दोगे। काठ माने क्या होता है, लकड़ी। अब लकड़ी की हांडी आपको किसी ने लीपा पोती करके दे दी। ठीक है, एक बार आपको धोखा दे दिया, आप जैसे ही उसको आंच पर रखोगे वो क्या होगा, जल जाएगी। क्या आप उसके दोबारा छल कपट में आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो बस इसका उत्तर भी इसी तरीके से चलेगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। बात क्लियर होगी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमा, नमा प्रश्न है आपका, वो आपसे पूछ रहा है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ठीक, तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, खूंटियाँ। क्या हो जाएगा, खूंटियाँ। अगर इस खूंटी शब्द के साथ कोई विभक्ति चिन्ह दिया होता तो खूंटी ने का क्या, वो खूंटी से का क्या हो जाता, खूंटियों से। तो इसका आपका जो सही होता वो ए होता, लेकिन खूंटी शब्द दिया है तो आपका बहुवचन खूंटियाँ होगा। ठीक है, इसको विस्तृत में जब बहुवचन एक वचन के नियम बताऊंगा तब आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ मतलब अनेकार्थी, एक शब्द के कई अर्थ होना। पर्यायवाची में क्या होता है कि एक नाम के या एक व्यक्ति के कई नाम होना या एक वस्तु के कई नाम होना पर्यायवाची है, और एक नाम की विभिन्न वस्तुएं होना अनेकार्थी कहलाता है। तो अज, अज को अजन्मा भी कहा जाता है, अर्थात जिसने कभी जन्म ना लिया हो। ठीक, तो अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ईश्वर को भी अजन्मा कहा जाता है, अर्थात जिसने जन्म ही ना लिया हो। ईश्वर ने जन्म नहीं लिया, ईश्वर ने तो हमको बनाया, उन्होंने कहाँ जन्म लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आपका 10वीं का क्या हो जाएगा, ईश्वर। ठीक, चलिए, बहुत से लोग इसको आजन्म भी लगा सकते हैं। आ माने भर और जन्म मतलब जा, जीवन भर, इसका अर्थ है जीवन भर, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से शब्द की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए, वर्तनी पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस शब्द को उच्चारित करके देखिए। उच्चारित करेंगे स्वतंत्र रूप से आप उसको आसानी से लगा लोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हम बोलते हैं प्रतिनिधि। क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि कहाँ दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। वैसे इसके नियम मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृष। कृष शब्द का विलोम पूछा है इन्होंने। ठीक, तो कृष माने जो होता है, कृष माने होता है दुबला पतला। क्या होता है, दुबला। ठीक, अब दुबला ये हो गया तो आप समझ सकते हैं कि इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है अल्पज्ञ। ठीक, 13वां प्रश्न है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, अल्प माने कम और ज्ञ माने ज्ञान। ये जो ज्ञ शब्द है ज्ञान का बोध कराता है। तो जिसको कम ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। तो जिसको कम ज्ञान है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिसे सब कुछ ज्ञान है। तो उसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। एक और इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है अज्ञ। ठीक, अज्ञ। अ माने नहीं, ज्ञ माने ज्ञान। जिसको कोई ज्ञान नहीं है उसको क्या कहते हैं, अज्ञ। और जिसको कम ज्ञान है वो अल्पज्ञ है। जिसको सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। और इस अज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विज्ञ। क्या होता है, विज्ञ। विज्ञ का मतलब जानने वाला। ठीक, समझ में आई। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ,
जानने वाला विज्ञ, कुछ ना जानने वाला अज्ञ और कुछ जानने वाला अल्पज्ञ। बात समझ में आ गई। देखिए छोटी सी बातें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी शुद्ध अशुद्ध वाक्य से ही संबंधित है। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। ठीक है, कि जिस भाग में त्रुटि है आप उसको चुनेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो डी वाला ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? इसमें 4 भाग हैं। ठीक, तो पहला भाग है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। इसमें से आपको त्रुटि छांटनी है। तो अगर हम देखेंगे इसका ये जो भाग है जलपान को, यहाँ होना चाहिए जलपान का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। ठीक, अगर यहाँ देखेंगे तो अच्छी लगती है नहीं होता है। ठीक, अच्छा लगता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। ठीक, वैसे अगर देखोगे तो रेलगाड़ी में यात्रा करना भी एक तरीके से अशुद्ध माना जा सकता है। ठीक, लेकिन ज़्यादा बड़ी अशुद्धि ये है अच्छी लगती है। ठीक, तो 15 में का कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक, चलिए बात करते हैं 16वां प्रश्न। 16वां जो प्रश्न है आपका वो है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक, करुण रस आप पढ़ेंगे, रस में पढ़ाऊंगा, तब तक आप लिख लीजिए करुण का जो स्थायी भाव है वो है शोक। ठीक है, रति श्रृंगार का है, हास्य का हास स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का होता है स्थायी भाव। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे 17वां प्रश्न। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीय भेद है? अर्थात भूतकाल पूछा है इसमें। ठीक, और भूतकाल देखते हैं कौन सा है। तो देखिए संदिग्ध भूतकाल होता ये, अगर वाक्य तो ये इस तरीके से दिया होता कि वह खाना खा चुका होगा या उसने खाना खा लिया होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल हो जाता। सामान्य भूत की बात करें तो ये होता मैंने खाना खा लिया, तो ये हो जाता सामान्य भूतकाल। अगर आसन्न भूतकाल की बात करी जाए तो ये वाक्य होता मैं खाना खा चुका हूँ, तो हो जाता है आसन्न भूतकाल। लेकिन चुका हूँ आता तो आसन्न होता, लेकिन दिया क्या है? चुका था, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। अर्थात जब क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है तो वह पूर्ण भूतकाल कहलाती है। ठीक है, इसको विस्तृत तौर पर हम क्रिया के काल के भाग में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए तत्सम क्या होता है? तत्सम, तत्व माने उसके, सम माने समान, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के समान है वही क्या है? तत्सम है। देखिए आँख की बात करी जाए तो ये अक्षी का तद्भव रूप है, तो ये तत्सम नहीं होगा। ठीक, आग की बात करें तो ये अग्नि शब्द का तद्भव रूप है, तो ये तत्सम नहीं होगा। आज शब्द भी आपका तद्भव शब्द है। ठीक, अब बात कर रहा है तत्सम अर्थात संस्कृत का, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा अग्र। अग्र का तद्भव तद्भव जो होता है वो होता है आगे। ठीक, समझ में आया? जैसे कहते हैं ना अग्रज, अग्रज मतलब आगे जन्म लेने वाला, अर्थात पहले जन्म लेने वाला। तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पर तत्सम क्या है? अग्र है, और इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? आगे होगा। चलिए बात करते हैं अगला। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठीक, ये जब हम प्रत्यय पढ़ते हैं तो प्रत्यय बहुत सारे तरीके के होते हैं। उन प्रत्ययों में आता है स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाले प्रत्यय। वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए किसी में ई प्रत्यय जोड़ा जाता है, किसी में इन प्रत्यय जोड़ा जाता है, किसी में आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। वैसे ये ठठेरा शब्द में ठठेरिन, इसका डी ऑप्शन सही होता है, ठठेरिन। ठीक है, चलिए बात करते हैं पर्वत की तलहटी। निम्नलिखित प्रश्नों वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। तो पर्वत की तलहटी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तलहटी क्या होता है? पर्वत के नीचे की भूमि। ठीक है, जहाँ से पर्वत शुरू होता है उस स्थान को क्या बोला जाता है? तलहटी। तो पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहा जाता है हिंदी के अनुसार। वैसे इसको कहने को आप घाटी भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपका उपत्यका ही सही होगा। ठीक, अब ये तो हो गया पर्वत की तलहटी। एक और पूछ लेता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। ये तो है पर्वत के नीचे की समतल भूमि, और एक और बनता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। कहाँ की? ऊपर की समतल भूमि। तो ऊपर की समतल जो भूमि होती है उसको अधित्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधित्यका। ठीक है, अधित्यका। किसको? ऊपर की, पर्वत के ऊपर की
जो समतल भूमि होती है उसको अधित्यका कहा जाता है, और जो पर्वत के नीचे की समतल भूमि होती है उसको उपत्यका कहा जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और हम इसमें गड़बड़ कर जाते हैं पेपर में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कंजूसी से धन व्यय करने वाला। देखिए, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो बहुत से लोग अल्प व्ययी और कुछ लोग मित व्ययी और कुछ लोग मर्सऋण या कृपण के ऊपर लगा के आएंगे, पहले समझ लीजिए। देखिए, अल्प व्ययी, अल्प का मतलब कम व्यय करने वाला, और मित व्ययी मतलब हिसाब से खर्च करने वाला। ठीक, लेकिन कृपण का अर्थ होता है, कृपण का अर्थ होता है जो कंजूस होता है, अर्थात जिस जगह पैसा खर्च करना हो उस जगह भी ना करे, उसी को क्या बोलते हैं, कंजूस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। मितव्ययी का मतलब जहाँ जरूरत हो वहाँ खर्च करने वाला, अल्पव्ययी का मतलब कम खर्च करने वाला। ठीक, और कृपण का अर्थ जहाँ जरूरत है पैसे को खर्च करने की उस जगह भी जो खर्च ना करे वो क्या कहलाता है, कंजूस। और कंजूस को ही क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए, तद्भव की बात कर रहा है, इसका मतलब वे शब्द जो संस्कृत के सरल रूप हैं। ठीक, बहुत से लोग इसको बोलते हैं संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। वो बिगड़ा रूप नहीं है, अगर वो अशुद्ध रूप होता तो वो हिंदी के शब्द, मूल शब्द तो तद्भव ही है। हिंदी के मूल शब्द तद्भव शब्द हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि संस्कृत का बिगड़ा रूप, हम ये कह सकते हैं संस्कृत का सरल रूप। ठीक है, और ये बने भी सरलता के आधार पर ही हैं। जैसे कुपुत्र बोलते बोलते इसको हम कपूत बोलने लगे, तो कुपुत्र जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक, इधर आइए, उल्लूक, उल्लूक जो शब्द है ये भी संस्कृत का है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है उल्लू। और इष्टिका संस्कृत का शब्द है जिसका तद्भव होता है ईंट। असल में ये जो आपका बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये अभीय लिख रखा है लेकिन ये असल में शब्द है अमीय। क्या है, अमीय। ये मिसप्रिंट हो गया है, अमीय। अमीय जो है अमृत का तद्भव होता है। आपसे पूछा भी तद्भव है तो हम क्या लगाएंगे इसमें, ऑप्शन बी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देशांतर में कौन सा समास है। देखिए, मैं इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो परीक्षा हुई थी इसकी जो उत्तर कुंजी आई थी उसमें उन्होंने कर्मधारय समास माना था। ठीक, देशांतर की अगर बात करी जाए तो इसमें चारों ऑप्शन में से कोई सा भी समास नहीं है। ठीक, इसमें होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष। ठीक, क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। कैसे, देश में अंतर। ठीक, या देशों के मध्य अंतर। देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है कि जहां पूर्व पद के साथ कारक विभक्ति का लोप हो जाता है वहीं क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास नहीं है, अर्थात यहाँ संख्या नहीं है तो द्विगु समास नहीं है, और दोनों के बीच में द्वंद्व नहीं है अर्थात जोड़ा नहीं है, तो ये आपका द्वंद्व समास भी नहीं है। बहुब्रीहि समास इसको बहुत से लोग बता सकते हैं लेकिन ये बहुब्रीहि समास भी नहीं है। और कर्मधारय इन लोगों ने सही माना था तो वो उन्होंने किसी कारणवश मान लिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न ही गलत है। कर्मधारय उन्होंने इसलिए मान लिया होगा कि तत्पुरुष समास जो है उसी का एक भेद होता है कर्मधारय, और तत्पुरुष समास का जो पद होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसी आधार पर इन्होंने कर्मधारय लगा दिया होगा उत्तर पद प्रधान के आधार पर। लेकिन ये प्रश्न ही गलत है, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में नहीं होने चाहिए। चलिए अगला है आपका प्रश्न 24वां। 24वें प्रश्न की बात करी जाए तो क्या है, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है जिसका शीर्षक है बीती विभावनी जागरी। ठीक, तो उनकी जो कविता है उसको क्या वो लाइनें हैं वो समझिए, बीती विभागनी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक, इसके बाद की लाइन क्या है, खग कुल कुल सा बोल रहा किस लय का अंचल डोल रहा। तो बात समझ में आ रही है। अब हम इस प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, बताने वाले आपको उपमा भी बताएंगे, रूपक भी बताएंगे। ठीक है, कुछ लोग इसमें श्लेष भी बता देंगे, लेकिन असल में आपको मैं पहले इसका अर्थ बताता हूँ फिर मैं बताऊंगा ये क्या है। देखिए, मैंने कई लोगों को देखा वो ये क्या कहते हैं कि जहाँ पर ये योजक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। वैसे उनकी बात यहाँ पर
सही बैठ रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 80% तो होगा आपका। 80% तो आप कह सकते हो कि रूपक होगा, अगर ये क्या आता है, योजक चिन्ह आता है। लेकिन 20% कभी कभी बदल भी जाता है, कभी कभी योजक चिन्ह होने पर भी आपका अलंकार कोई दूसरा निकल आता है। तो याद रखिएगा, ये जो ट्रिक बताई जाती हैं ये फेल भी हो जाती हैं। हमें इसका अर्थ निकालना है। देखिए, अब इसका जो अर्थ है वो समझिए कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर अगर हम देखें तो अंबर में पनघट का, ठीक, और क्या बोलते हैं इसे, उषा में नागरी का, नागरी अर्थात स्त्री का, और तारे में घट, घट माने क्या होता है आपका, घड़ा, घड़े का आरोप किया जा रहा है, अर्थात रूप दिया जा रहा है। तो रूप दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। ठीक, क्या है अर्थ वो देखिए, आकाश रूपी पनघट में, किसमें, आकाश रूपी, आकाश अंबर अर्थात आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। तो बात आपकी समझ में आई। यहाँ उषा पर स्त्री का, तारा पर घड़े का और आकाश पर पनघट का आरोप हो रहा है या रूप दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए वहीं आपका रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलिए आखिरी आपका जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि है वो समझिए। निर्धन को अगर देखें तो ये नेह और धन से बना है। यहाँ विसर्ग का र हो जाता है, तो विसर्ग का र हो जाता है तो आप समझ ही गए होंगे कि पूर्व में अगर विसर्ग आ जाए तो वहाँ विसर्ग संधि हो जाती है। तो यहीं पर ये 25 क्वेश्चन हो चुके आपके। ये पुराना पेपर था जो मैंने आपको हल करवाया है, इस उद्देश्य से करवाया है कि आपकी समझ में आए कि जो लेखपाल परीक्षा होती है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। संभवतः आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया हो। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलेंगे एक अगले भी प्रैक्टिस सेट में जल्दी।